गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग ने पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे संबंधित जितने भी अभ्यास कार्य थे हम लोगों ने पूरा कर लिया। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 अनूठा घर पढ़ने जा रहे हैं और इस अनूठा घर के जो लेखक हैं उनका नाम रविंद्रनाथ त्यागी जी हैं। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ त्यागी के बारे में कुछ जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। रविंद्रनाथ त्यागी का जो जन्म 19 मई 1930 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहटोर कस्बे में हुआ था। रविंद्रनाथ त्यागी जी हिंदी भाषा के लेखक थे और इन्होंने अनेक विधाएँ की, अनेक लेख लिखे जिनमें व्यंग्यात्मक थे। इन्होंने उपन्यास लिखा, इन्होंने बाल कविताएं लिखी। यह व्यंग के जाने माने लेखक हैं और इन्होंने व्यंग के द्वारा अनेक इन्होंने कहानियाँ लिखी जिसमें कौवे और तोते हैं, बसंत से पतझड़ तक, और इन्हें अनेक सम्मान से सम्मानित भी किया गया, जिनमें कुछ सरस्वती सम्मान हैं, व्यंगश्री पुरस्कार इनको मिला और शरद जोशी पुरस्कार भी दिया गया। व्यंग्यात्मक कवि लेखक जो होते हैं या कवि जो होते हैं वो हमारे समाज में हो रही घटनाओं पर ये व्यंग करते हैं। मतलब कि ये आपको हंसी हंसी में आप पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। तो ये कहानी भी उसी पर आधारित है, अनूठा घर। और इसके जो लेखक ने कहा है कि घर जो है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, सबके लिए बहुत ही प्रिय जगह है, प्रिय स्थान है। इस जगह पे आकर के हमें जन्नत की खुशी मिलती है, हमारा शरीर आराम करता है, हमें शांति का अनुभव होता है। हम दुनिया की किसी भी कोने में घूमने चले जाते हैं, लेकिन जो आराम, जो शांति, जो सुकून हमें अपने घर में मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती है। तो इस पाठ में जो कवि हैं, व्यंग्यकार कवि हैं, ये एक ऐसे अनूठे घर की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक से बढ़कर एक लोग हैं, उनकी अलग अलग पसंद है, और जहाँ पर अनचाहे मेहमान मीन्स बिन बुलाए मेहमान की खातिरदारी होती है और इन खातिरदारी से यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही परेशान हैं। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके क्रियाकलाप मीन्स वो जो काम करते हैं उनमें भी उनकी बेचैनी का सबब देखने को मिलता है। तो चलिए पाठ की हम लोग अब शुरुआत करते हैं। दुनिया का पहला अजूबा अगर ताजमहल है तो किसी न किसी क्रम में यह अपना घर भी एक अजूबा है। फिर भी यही वो इमारत है जिसके अगर आप बाहर हो तो अंदर जाने की तबीयत करती है और अंदर हो तो बाहर आने की तबीयत करती है। यहाँ पर लेखक जो हैं वो अपने घर की तुलना ताजमहल से किया है। जिस तरह ताजमहल 8 अजूबों में एक अजूबा है जिसे देखने के लिए देश दुनिया के लोग आते हैं, ठीक उसी प्रकार उसी क्रम में लेखक ने अपने घर को भी अजूबा कहा है। और यह अजूबा एक ऐसी इमारत है जिसमें अगर आप बाहर चले जाते हो तो आपका मन अंदर आने को करता है, मीन्स अपने घर आने को करता है, और जब आप अंदर रहते हो तो उसे आप बाहर जाने का मन करता है। अभी हम लोग के साथ यही हो रहा है। इस लॉकडाउन में हम लोग पूरी तरह से अपने घर में कैद हैं और हम लोगों का मन यह कर रहा है कि हम लोग कब अपने घर से बाहर जाएं। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाना शुरू करेंगे फिर आपको लगेगा कि नहीं,
अपने घर में हमें ज़्यादा शांति और सुकून मिलती है। यह अनूठा घर मेरा नहीं है, हमारा है। सच्चाई पूछो तो 80% के हक बाकियों के पास हैं और मैं मात्र 20% का हकदार हूँ। सबसे कम क्षेत्र मेरे अधिकार में है, बाकी घर बीवी के कब्जे में है, बच्चे हैं और माता पिता का हक है। इन सब के अलावा घर का अधिकतर इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा होता है जो बिन बुलाए मेहमान कहलाते हैं। लेखक ने अपने घर को अनूठा कहा है, लेकिन उसने कहा है ये मेरा घर नहीं, ये हमारा घर है, क्योंकि उनके घर में सभी सदस्य मिलकर के उस घर में रहते हैं, इसलिए यह हमारा घर है। और लेखक ने एक सच्चाई का जिक्र किया है कि उस घर में 80% घर पर उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके माता पिता का हक है। लेखक का हक मात्र 20% पर ही है। और इसके अलावा लेखक के घर में वो बिन बुलाए मेहमान उस घर का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो क्या होता है, हम लोग अपने जगह को शिफ्ट कर लेते हैं, उनको हम लोग सभी सुविधाएं देते हैं और हम लोग एक कोने में चले जाते हैं। तो अधिकतर इस्तेमाल उनके घर में बिन बुलाए मेहमानों के द्वारा ही होता है। आवागमन की इस प्रथा पर दाल की महंगाई, चीनी की कीमत या चावल के ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यूँ कहना गलत ना होगा कि इन कारणों के वजह से ही तो मेहमानदारी कुछ ज़्यादा सी हो गई है। अगर अपने घर कुछ खाने को कम हो तो दूसरों के यहाँ खाने से बेहतर उपाय और क्या हो सकता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेहमानदारी में आवागमन, जो मेहमान आपके घर में आता है, इस प्रथा में दाल कितनी महंगी है, चीनी की कीमत और चावल की कीमत मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मेहमान जो है, अगर मेहमान के घर में कुछ खाने को नहीं मिलता है, अगर खाने की कमी हो जाती है, तो वह अपने रिश्तेदार के घर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? ताकि वहाँ पर उनको भरपेट भोजन मिल सके। आइए इस घर को विस्तार से जानें। अब लेखक कह रहा है कि चलिए अब मैं अपने घर के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। इनमें एक बरामदा, एक बड़ा कमरा और 2 छोटे कमरे हैं। रसोई घर में खाना बनता है और बाथरूम में मेहमान लोग स्नान करते हैं। बड़े कमरे में एक सोफ़ा पड़ा रहता है जिस पर अक्सर एक कुत्ता हक से सोता है। घर वाले समझते हैं कि मेहमान के साथ आया है और मेहमान समझते हैं कि घर वालों ने पाला है। अब क्या है कि लेखक अपने घर के बारे में बता रहा है कि मेरे घर में एक बरामदा है, एक बड़ा सा कमरा है, फिर 2 छोटे छोटे कमरे हैं और एक रसोई घर है जहाँ पर खाना बनाया जाता है। एक बाथरूम है जहाँ पर मेहमान लोग स्नान करते हैं। एक सोफ़ा पड़ा हुआ है और उस सोफ़े पर एक कुत्ता आराम करता है। और जो मेहमान आता है वो सोचता है कि घर वालों का कुत्ता है और घर वाले सोचते हैं कि मेहमान का कुत्ता है। कुत्ता एक समझदार जीव है, इस स्थिति का पूरा लाभ उठाता है। सेंटर टेबल पर किसी साहब का तौलिया, हजामत का सामान, चाय के जूठे बर्तन या अखबार पढ़ते हुए रखा चश्मा पड़ा होता है। कमरे की बची हुई जगह पर मेहमान के आराम से सोने के लिए खाट बिछी होती है और उस पर मेहमान बिछे होते हैं। इतना सामान होने के कारण बड़ा कमरा इतना भरा रहता है कि तबीयत करती है कि अपने क्षेत्र के छोटे वाले कमरे में ही चला जाए। अब लेखक बता रहा है कि अपने घर की स्थिति कि एक सेंट्रल टेबल पर है, तौलिया फेंका हुआ है। क्या होता है, घर पे ऐसे ही होता है ना कि लोग नहाते तो तौलिया फेंक देते हैं। जहाँ पर सेविंग, हजामत मतलब जो शेव करते हैं, बाल दाढ़ी मूंछ बनती है, उनका सामान फेंका रहता है। मेहमान आते हैं, जूठा ग्लास या जूठा कप पीते हैं, वहीं छोड़ देते हैं। अगर पेपर पढ़ते हैं तो चश्मा छोड़ देते हैं। और
उनके लिए स्पेशल बिस्तर लगाई जाती है, स्पेशल खाट बिछती है और मेहमान उस पर दिन भर क्या होता है, मेहमान पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, क्योंकि उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, सब चीज़ उनके पास आ जाती है। और लेखक का इतना बड़ा कमरा इतने सामान से बहुत ही छोटा महसूस होता है और लेखक का मन जो है घबराने लगता है उस सब चीज़ों को देखकर। उनका मन करता है कि अपने कमरे में चला जाए। एक छोटे वाले कमरे में पिताजी के कुछ कागज पत्र रखे हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड का सही उच्चारण आचरण यहीं मिलेगा। 1914 में लिखे दोस्तों के खतों का गट्ठर। खुदा का शुक्र है कि दोस्त नहीं रहे, नहीं तो पुरानी रद्दी, पुराने हुक्के, कलमदान, छड़ियाँ, लकड़ी के सामान वगैरह इस तरह भरा है कि यह कमरा कम लगता है और कबाड़ी की दुकान ज़्यादा। क्या होता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो लोग घर के सामानों को क्या करते, फेंकते नहीं हैं, उनको इकट्ठा रखते हैं। तो लेखक के पिताजी के कमरे में क्या था, एक छोटा सा कमरा था लेखक के पिताजी का, और में ढेर सारे कागज़ थे, पुराने ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराने कागज़ थे। और 1914 में जो उनके फ्रेंड थे उनको जो उन्होंने खत लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, वो भी पड़ा हुआ था, है ना। और पुरानी रद्दी थे, पुराने हुक्के, जो हुक्के पिए जाते हैं ना, कलम रखने वाली कलमदान, जिसे पेन स्टैंड बोलते हैं हम लोग, छड़ी थी, लकड़ी के सामान, सभी से वो कमरा भरा हुआ था। और ये कमरा, लेखक को ये कमरा नहीं लगा, वो उसे कबाड़ी का दुकान देखे हो ना, जहाँ पे अंजड़ खंजड़ सामान रखी रहती है, वैसा ही सामान लेखक के पिताजी के कमरे का था। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू, हैव अ नाइस डे।